आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये नया चैप्टर है साउंड वेव, और साउंड वेव को समझने के लिए हमें पीछे की कुछ जो कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरी जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने पढ़ लिया है। जैसे कि हमने SHM पढ़ा, वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा, उनके कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर में काफ़ी यूज में आते हैं। ये जो चैप्टर है वो IIT JEE के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें दो सब टॉपिक आते हैं, एक रेजोनेंस ट्यूब मेथड आता है स्पीड अप साउंड फाइंड करने का वो, और दूसरा आता है डॉपलर इफेक्ट। उससे बार बार ये दोनों सब टॉपिक से JEE में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो साउंड वेव है, जब साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो तीन जो क्वांटिटी है वो वेरी करते हैं। जैसे जब मीडियम में ट्रेवल करेगा तो मीडियम के अंदर प्रेशर होता है, प्रेशर जो है वो पीरियडिकली वेरी करता है, साथ में प्रेशर वेरी करता है, और साथ में उसके साथ में जो डेंसिटी है मीडियम का वो भी वेरी करता है। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पीरियडिकली वेरी करता है। तो कहा जाता है कि जो साउंड वेव है एक्चुअली में कंप्रेशन और रेरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। साउंड वेव ट्रेवल्स in the form of compression and rarefaction, है ना। कंप्रेशन रेरफेक्शन का मतलब है कि कंप्रेशन का मतलब हुआ जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गई, प्रेशर भी ज्यादा हो गया। रेरफेक्शन का मतलब डेंसिटी भी कम हो गई है, वहां पर प्रेशर भी कम हो गया। When sound wave moves, then pressure and density of medium varies periodically. Particles of medium vibrate, so their displacement also varies periodically. Sound wave is mainly treated as pressure wave, but equation of sound wave can be written in terms of pressure change density change and displacement of particles of medium। मतलब कि जो साउंड वेव का इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी में जो चेंज होता है उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, और प्रेशर में जो चेंज होता है उसके टर्म में भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो वेव ऑन स्ट्रिंग में जो इक्वेशन था वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा हुआ था। स्ट्रिंग के ऊपर जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता था तो उसका डिस्प्लेसमेंट पीरियडिकली चेंज होता था, तो उसका इक्वेशन हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा। जबकि जब साउंड वेव चलता है तो प्रेशर भी वेरी करता है, मीडियम का डेंसिटी भी वेरी करता है, और
पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है। तो साउंड वेव का इक्वेशन जो है इन तीनों के टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन साउंड वेव को मेनली प्रेशर वेव ही माना जाता है। जब हमें इन तीनों में से किसी को प्रेफर करना हो कि मैं साउंड वेव को डिस्प्लेसमेंट वेव मानूं या प्रेशर वेव मानूं या डेंसिटी वेव मानूं, तो उसमें प्रेफर करना है प्रेशर वेव मान करके चलना है। ठीक है। अब जो साउंड वेव है इसको हम लोग साउंड को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, है ना। एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड जो है हम लोग सुन नहीं सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम। एक होता है ऑडिएबल साउंड, मतलब कि वैसा साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक। और जो तीसरे तरीके का साउंड है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये साउंड भी हम लोग सुन नहीं सकते, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जब साउंड वेव ट्रेवल करता है किसी मीडियम में तो किस तरह से प्रेशर चेंज होता है, किस तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है और किस तरह से डेंसिटी चेंज होता है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें एक है साउंड का सोर्स और इस साउंड सोर्स से साउंड जो है हर डायरेक्शन में निकल रहा होगा, लेकिन चूंकि अपना ऑब्जर्वर इधर है तो मैं सिर्फ उस साउंड को कंसीडर कर रहा हूँ जो कि सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो जब सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो बीच में जो मोलिकुल्स होते हैं, जैसे एयर के मोलिकुल्स हो गया, अगर एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है तो एयर के मोलिकुल्स जो है वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करते करते होता क्या है कि किसी इंस्टेंट पर दोनों तरफ से मोलिकुल्स पास में आ रहे हैं तो डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। और किसी इंस्टेंट पर इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं, किसी इंस्टेंट पर जब ये दूर जा रहे होंगे तो यहाँ पर रेयरफेक्शन बन जाएगा, मतलब कि प्रेशर कम हो जाएगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगा। और किसी इंस्टेंट पर पास में आएंगे तो यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो पीरियडिकली जो है वो बनते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेंसर लाइंस दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। ये कंप्रेशन है जहां पर लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है। एक्चुअली में यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसको दिखाने के लिए डेंसर लाइंस दिखाया गया है। ठीक। यहाँ पर देखेंगे लाइंस की डेंसिटी कम है तो इसको हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन। ये हो गया रेयरफेक्शन। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो ये हो गया कंप्रेशन। और फिर चूंकि ये अल्टरनेट बनते हैं तो फिर से ये रेयरफेक्शन आ गया और फिर यहाँ पर कंप्रेशन आ गया। तो जिस तरह से वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने कहा था कि उस पर ऊपर से चूहे जैसा एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है जो कि भागता रहता है, और फिर नीचे से एक चूहे जैसा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो भी भागते रहता है। तो ऊपर वाला नीचे वाला अल्टरनेट उसमें बनते थे जो भागते रहते थे आगे की तरफ, वैसे ही इसमें वैसा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा है बल्कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहा है। कंप्रेशन को मान सकते हैं आप ऊपर वाला डिस्टरबेंस जैसा है और रेयरफेक्शन जो है वो नीचे वाले डिस्टरबेंस जैसा है, ये दोनों चलते रहते हैं। तो कहते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन are disturbances in the medium which travel with speed of sound। मतलब साउंड जिस स्पीड से ट्रेवल करता है उसी स्पीड से ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल करते हैं जो कि मीडियम में डिस्टरबेंस है। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि प्रेशर किस तरह से किसी पोजीशन पर वेरी कर रहा है तो देखेंगे कि ये मैंने एक ग्राफ बनाया नीचे, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रेशर और यहां पर जो है ये है पोजीशन एक्स।
तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो प्रेशर का वेरिएशन जो है इस ग्राफ के से दिखाया गया है। तो देखेंगे कि यहाँ पर प्रेशर जो है, ये जो बिल्कुल मीन प्रेशर कहते हैं इसको, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर रहा होगा तो मीडियम में कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन जब साउंड वेव ट्रेवल करेगा तो कभी कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन आने का मतलब वहां पर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया है, और उसके बाद कंप्रेशन जैसे ही गुजरेगा वहां से, उसके बाद रेयरफेक्शन आता है। तो रेयरफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया है। तो जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा होगा, जहां पर रेयरफेक्शन होगा वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर कंप्रेशन दिख रहा है, ये कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन के पास में प्रेशर जो है इस तरह से वेरी करता है। बीच वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और ये है पी नॉट। पी नॉट कहते हैं मैक्सिमम चेंज हो गया, यानी पीक वैल्यू। मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर जो है वो पी नॉट होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो मैक्सिमम चेंज होगा, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल कंप्रेशन का बिल्कुल मिड पॉइंट पर सबसे प्रेशर ज्यादा होता है, और वहां पर प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी नॉट, है ना। पूरे कंप्रेशन में जो प्रेशर है हर जगह बराबर नहीं है, बीच में सबसे ज्यादा है। हर जगह एटमॉस्फेरिक से ज्यादा तो है, लेकिन हर जगह बराबर जो है वो ज्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर थोड़ा कम है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक से ज्यादा ही है, लेकिन ये जो ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो हर जगह बराबर बराबर नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इधर थोड़ा सा ज्यादा है, इधर और थोड़ा ज्यादा है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर आकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। आगे देखेंगे रेयरफेक्शन है। रेयरफेक्शन पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से कम हो गया है, और जहां पर देखेंगे कि यहां भी हर जगह प्रेशर जो है वो बराबर नहीं है, ये साइनसॉइडली जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब कि अगर बिल्कुल रेयरफेक्शन के मिड पॉइंट पर देखेंगे तो प्रेशर वहां पर सबसे कम है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो पी नॉट से कम हो गया है, यानी यहां पर अगर प्रेशर बताया जाए तो पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी नॉट होगा। तो हमने क्या देखा कि जहां पर कंप्रेशन है वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, जहां पर रेयरफेक्शन है वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम है। फिर अगली बार फिर कंप्रेशन है यहाँ पर, तो यहां भी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, यहाँ रेयरफेक्शन है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ये जो पी नॉट है इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड कहा जाता है, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर, प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक। तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया, ग्राफ जो है ये ड्रॉ किया हमने एब्सोल्यूट प्रेशर वर्सेस पोजीशन, कि प्रेशर जो है डिस्टेंस के साथ में, एक्स के साथ में किस तरह से वेरी कर रहा है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि चेंज इन प्रेशर जो है वो किस तरह से वेरी करेगा। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर का मतलब हो गया डेल्टा पी, ठीक। तो अगर किसी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब वहां तो प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ है, तो जो साउंड के आने से पहले जो प्रेशर था वही प्रेशर, तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे जीरो चेंज। जहां पर प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी नॉट हो गया है, वहां पर कितना चेंज हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पी नॉट से चेंज हो गया है। तो चेंज का जो पीक वैल्यू है वो हो गया पी नॉट। जहां पर रेयरफेक्शन है, रेयरफेक्शन में मैक्सिमम चेंज कितना होगा, वहां भी पी नॉट का ही होगा, तो ये हो गया है यहाँ पर माइनस पी नॉट। माइनस पी नॉट का मतलब कि एटमॉस्फेरिक से नीचे चले गया है, इसलिए माइनस पी नॉट कहेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ गया है पी नॉट, फिर यहाँ पर पी नॉट नीचे आ गया, ठीक। तो ये आ गया चेंज इन प्रेशर। एक्चुअली में जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, तो वहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखा जाता, बल्कि चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाता है ना। जैसे साइन कर्व होता है तो साइन का वैल्यू जीरो भी आता है और मैक्सिमम भी आता है, तो मिनिमम मतलब कि जीरो भी आएगा और मैक्सिमम भी आएगा। तो साइन का जो वैल्यू है वो मतलब कि जीरो भी होगा, प्लस पी नॉट भी होगा, माइनस पी नॉट भी होगा। तो ये साइन कर्व जैसा इसका ग्राफ आएगा। तो हम लोग इसमें इक्वेशन लिखेंगे चेंज इन प्रेशर के टर्म में, ये ध्यान रखना। ये वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर का इक्वेशन नहीं लिखा जाता।
अब जो है ये तो हो गया चेंज इन प्रेशर का ग्राफ, ये भी x के साथ में ही है। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो है वो भी कुछ उसी तरह से वेरी करता है। मैं डेंसिटी में चेंज लिख देता हूं, चेंज इन डेंसिटी। तो अगर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था या जब साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा था, तो जो डेंसिटी थी उसको हम लोग मान लेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो 0। और मैक्सिमम चेंज जो है वो हो जाएगा रो नॉट। मतलब कि डेंसिटी जो है, जहां कंप्रेशन होता है वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है ना, और जहां पर रेफ्रिक्शन होगा वहां पर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है, गैस की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ये रो नॉट है, ये रो नॉट है ना। तो इसमें डेंसिटी का जो मैक्सिमम चेंज है वो है रो नॉट। इसको कहा जा सकता है, रो नॉट को डेंसिटी एम्पलीट्यूड। तो देखेंगे कि जो डेंसिटी है ये भी हर जगह बराबर नहीं है। जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है वहां डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, और जहां पर प्रेशर सबसे कम है वहां डेंसिटी भी सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर और डेंसिटी सिनुसॉइडली वेरी तो करते हैं, सेम फेज में वेरी करते हैं, सेम फेज में होते हैं। मतलब जब प्रेशर मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी भी मैक्सिमम, जब प्रेशर 0 होगा तो डेंसिटी भी 0 होगा, जब प्रेशर मिनिमम होगा तो डेंसिटी भी मिनिमम होगा। तो दोनों सेम फेज में वाइब्रेट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं प्रेशर एंड डेंसिटी वेरी साइनसॉइडली इन फेज, है ना। मतलब कि जब एक मीन पर होगा तो दूसरा भी मीन पर होगा, जब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा, एक नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा तो दूसरा भी नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा। तो इसको कहते हैं सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब फोर्थ ग्राफ है, ये है पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, है ना। पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स ग्राफ, ये भी एक्स के साथ में ही था, है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं एस से, ठीक है। अब वाई डिस्प्लेसमेंट होता था, वहां पर वेव ऑन स्ट्रिंग में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वाई से लिखते थे, और यहां पर साउंड वाला केस है इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ए से लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ इस तरह से वेरी करता है कि पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। तो जैसे होगा ये कि जहां पर प्रेशर देखेंगे, जहां पर मिनिमम मतलब प्रेशर वेरिएशन जहां पर नहीं होता वहां का पार्टिकल सबसे ज्यादा ऊपर नीचे, मतलब सबसे ज्यादा जो है वाइब्रेट करता है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा वो। और ये बिल्कुल बीच में जहां पर देखेंगे प्रेशर मैक्सिमम है या जहां पर मिनिमम है, वहां का पार्टिकल अभी रुका होगा, अभी वो रेस्ट पर होगा, यानी अब मीन पोजीशन पर होगा अपने, ठीक है। मतलब कि जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है वहां का पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर होगा, और जहां पर प्रेशर सबसे कम है यानी कि 0 है, वेरिएशन ही नहीं हुआ, वहां का पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच रखा होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है कि जब प्रेशर मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, जब प्रेशर जो है वो 0 है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है। यानी ये दोनों वेरी तो करते हैं, लेकिन ये इनके बीच का फेज डिफरेंस होता है π/2, मतलब एक मीन पर तो दूसरा एक्सट्रीम पर, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा π/2, है ना। तो फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इज π/2। यहां तो मैंने ग्राफ से बताया है, हम लोग आगे इसको डिराइव करेंगे, डिराइव करके देखेंगे, डेरिवेशन से देखेंगे कि फेज डिफरेंस π/2 आता है। यहां तो ग्राफ आदमी कुछ भी बना सकता है ना। तो लेकिन ग्राफ ऐसा ही आता है, इसलिए ऐसा बताया है कि जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होता है तो ये मीन पर होता है, और इसलिए ऐसा ग्राफ आता है, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस π/2 होता है, ठीक। तो ये जो हमने ग्राफ देखा वो डिस्टेंस के साथ में, अभी टाइम के साथ ग्राफ हमने देखा नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी जो वेव है वो t
टी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, वेवलेंथ लैम्डा के बराबर, है ना। क्योंकि हमने वेवलेंथ का डेफिनेशन ही बताया था कि टी टाइम में वेव जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो वेवलेंथ कहलाता है। अगर टी टाइम में लैम्डा ट्रेवल करता है तो t/2 टाइम में λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो होता यहाँ पर यही है, एक्चुअली में जो कंपैरेशन और रेफ्लेक्शन है इनका खुद का लेंथ होता है λ/2। जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग क्या मानते थे वेव स्ट्रिंग में कि जैसे एक लूप है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा होता था लैम्डा के बराबर, एक वेवलेंथ के बराबर। तो ये आधा जो है ये होता था λ/2 के बराबर। उसी तरह से ये आधा भी λ/2 के बराबर। तो देखेंगे कि जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ तो कंप्रेशन का भी है। तो जो कंप्रेशन है एक्चुअली में ये भी λ/2 लेंथ का हो गया। उसी तरह से जो रेफ्लेक्शन है ये भी λ/2 लेंथ का हो गया, है ना। और ये फिर से कंप्रेशन है, ये भी λ/2 लेंथ का होगा। फिर यहाँ पर रेफ्लेक्शन है, ये भी λ/2 लेंथ का होगा। फिर कंप्रेशन है, ये भी λ/2 लेंथ का होगा, है ना। तो हर कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन जो है वो λ/2 लेंथ का होता है। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ क्या बताया कि t/2 टाइम में जो वेव है वो λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस ही वेव होता है, पल्स, है ना। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्या है, कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन। तो कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन t/2 टाइम में λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो आप देखेंगे कि t/2 टाइम में अगर ये कंप्रेशन λ/2 ट्रेवल करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस रेफ्लेक्शन की जगह पर। और ये रेफ्लेक्शन λ/2 डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ पहुंच जाएगा, इस कंप्रेशन पर। यानी हर t/2 टाइम बाद इनका जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा। जहां कंप्रेशन है वहां रेफ्लेक्शन आ जाएगा, जहां रेफ्लेक्शन है वहां पर कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे t/2 टाइम बाद ये कंप्रेशन यहां पहुंच जाएगा रेफ्लेक्शन की जगह पर, और अगले t/2 टाइम बाद ये कंप्रेशन जो यहां आ चुका है वो अगली बार फिर से यहां आ जाएगा। यानी एक टाइम पीरियड के बाद जहां कंप्रेशन था वहां पर फिर से कंप्रेशन होता है ना, और जहां पर रेफ्लेक्शन होता था वहां पर फिर से रेफ्लेक्शन आ जाता है। तो इस तरह से ये कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल करते रहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहां पर जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है P0 और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को हम लोग लिखते हैं यहां पर S0, है ना। डिस्प्लेसमेंट S है तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को यहां पर S0 लिखते हैं, है ना। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा S0 पॉजिटिव एक्सट्रीम डिस्टेंस तक जा सकता है और -S0 नेगेटिव एक्सट्रीम तक जा सकता है ना। तो अब हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है और जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन देखेंगे। और इनका जो इक्वेशन ऑफ साउंड वेव होता है, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव हम लोग बताया कि 3 तरीके से लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो वो इक्वेशन भी हम लोग लिखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे।